नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइट गाइड में। दोस्तों, अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन, जो अभी अभी संपन्न हुआ है अपने देश की राजधानी दिल्ली में। और इसके महानायक थे, आप समझ सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस सफल आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं सैल्यूट भी करता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन इतने सरल तरीके से, इतने सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ हमारे देश में। और देखिए, इसका थीम क्या था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इतना बढ़िया थीम जो शायद पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को प्रेरित किया होगा। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही एक मान लिया है, एक फैमिली मान लिया है और उसका एक फ्यूचर होना चाहिए, इस पे हुई है। लेकिन मोदी जी, कुछ तो गड़बड़ है। आपने कमल को भी के धरती को डाल दिया, यहाँ पे भी बीजेपी का चिन्ह ले लिया आपने। ना ना, ठीक बात नहीं ना, विपक्षी तो नाराज होंगे इस पे। ना ना, ये ठीक नहीं। सब ठीक है, सफलपूर्ण आयोजन रहा भी ठीक है। कमल कहाँ से आ गया? चलिए, एनीवे, सफलतापूर्ण पार्ट ऑफ जो सफलतापूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देश के लिए गर्व की बात थी। तो अब मैं कुछ नॉलेज की बात करता हूँ, जनरलॉजी में लेके चलता हूँ आपको कि G20 जो शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई, उससे पहले चलते हैं G20 की शुरुआत कैसे हुई। तो इन सारे तथ्यों को देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास के पन्नों पे और देखते हैं कब शुरुआत हुई। तो ये बात है 1970 की दशक में, 1970 के आसपास 6 बड़े राष्ट्रों ने मिलकर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन 6 राष्ट्रों ने एक ग्रुप बनाया जिनका उद्देश्य था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इनकी पहली जो मीटिंग हुई है 1975 नवंबर में हुई है। और इसके जस्ट बाद कनाडा इनके साथ जुड़ता है और एक बन जाता है G7। तो G7 बना और आगे चलकर इसमें रसिया भी जुड़ता है 1997 में, लेकिन कुछ दिनों के बाद यूँ बाहर हो जाता है। तो कुछ समय के लिए G8 भी बना, लेकिन फिर ये रहा G7। लेकिन देखते हैं कि G7 G20 क्यों बना और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम लोग पीछे चलते हैं, जब पूरा एशिया आर्थिक मंदी से जूझ रहा था 1998-99 के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट पश्चिमी देशों पे भी पड़ा। तो जब बड़े राष्ट्रों पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हुआ तो उन्होंने एक पहल की कि छोटे और डेवलप और अनडेवलप्ड और डेवलपिंग राष्ट्रों की वजह से बड़े राष्ट्रों के इकोनॉमिक पे भी फर्क आ रहा है, क्योंकि व्यापार हर जगह फैल चुका था। तो उन्होंने एक ऐसे ग्रुप की डिमांड महसूस हुई पूरे विश्व को, और वहीं से शुरुआत हुई G20। तो G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वित्तीय संकट को कंट्रोल करना। तो इसकी जो भी मीटिंग होना तय हुआ, उसमें सभी राष्ट्रों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो हेड होंगे, हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं, तो इनकी मीटिंग होगी और यही वित्तीय मामलों पर चर्चा करेंगे। G20 को इसी उद्देश्य से शुरू किया गया। और G6 का भी यही उद्देश्य था, G7 का भी यही उद्देश्य था, G8 का भी यही उद्देश्य था और G20 का भी इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया गया। अब देखते हैं इसमें बदलाव की जरूरत कब आई। जब 2007 से 9 के बीच भयानक आर्थिक मंदी का दौर आया, तो ऐसा महसूस किया गया कि आर्थिक मुद्दों के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और इसके लिए राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग की अपील की गई और इसी का नाम पड़ा शिखर सम्मेलन। सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शिखर, और उनकी जो सम्मेलन होती है वो शिखर सम्मेलन बोलते हैं। तो 2019 से इसकी शुरुआत हुई, वाशिंगटन DC अमेरिका में शुरुआत हुई। और जिस देश में
मीटिंग होती है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसकी अध्यक्षता की शुरुआत अमेरिका द्वारा की गई और 2009 से राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग शुरू हुई। इससे पहले जो मीटिंग होती थी वित्त मंत्री और गवर्नर्स की होती थी, और 2009 के बाद राष्ट्राध्यक्ष प्लस वित्त मंत्री और गवर्नर्स की मीटिंग, सबकी मीटिंग होने, तीनों की मीटिंग तय की गई। तो यहाँ से शुरू होती है, 2009 से कहानी शुरू होती है राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग की। और इसमें जो चीज़ जोड़े गए, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन मुद्दों पे भी चर्चा के लिए राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग को अनिवार्यता दी गई। तो चलिए देखते हैं। आप एक और 23 आप समझ सकते हैं, भारत जिसकी मेजबानी किया है और सफलपूर्ण रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए G20 के। अब एक सवाल आता है कि G20 में कितने देश हैं? सब लोग फटाक से बोलते हैं 20 देश हैं। जी नहीं, शायद आपका कुछ आंसर रॉन्ग है। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है जो कि देश नहीं है। 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में, हाँ यस, 27 कंट्रीज हैं। 27 कंट्रीज का वो यूनियन है और वो भी G20 का पार्ट है। तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब G21 हो गया है, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया इस बार G20 में। तो G20 में नहीं, G21 में, सॉरी। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। देखिए ये है यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज और अफ्रीकन जो यूनियन है इसमें 55 कंट्रीज है। तो आप सोच सकते हैं G21 की पावर को, 55 कंट्री प्लस 27 कंट्री। तो 27 कंट्रीज में कुछ कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी पार्ट हैं G20 के। जैसे आप देखेंगे कि जर्मनी G20 का भी पार्ट है, यूके यूनाइटेड किंगडम, तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन का भी है और G20 का भी है। तो 3, 4, 5 कंट्री ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन का भी है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो बाद में देखेंगे टोटल कितनी कंट्री हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री है जो इसके पार्ट अब हो चुके हैं। 55 कंट्री एक साथ बढ़ा है। तो ये हैं सारे कंट्रीज के नेम: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट, है ना। और ये सबसे बड़ा जो है रंगमंच इसलिए माना जाता है क्योंकि 85% जो GDP है वो G20 है। और इसके महत्व भी होते अब हो गया G21, आप देख सकते हैं। और G21 में पता है कि अफ्रीकन यूनियन बड़ा है। देखिए ये सारे देश के झंडा हैं, आप इनको याद भी रखें और झंडे को देखकर भी आप याद कर सकते हैं देश को। ये हैं जो इनवाइट करते हैं, जो गेस्ट्स हैं, अतिथि थे इस बार के G20 के। और इसमें आप एक चीज़ याद रखना, स्पेन जो है
अस्थायी अतिथि है। कभी भी अगर G20 सम्मेलन होगा तो स्पेन को बुलाया जाएगा और देश में चेंजेस हो सकते हैं, स्पेन में चेंजेस नहीं होगा। इसके अलावा जो वर्ल्ड के बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी जो मुख्य होते हैं, हेड होते हैं, वो भी आते हैं G20 सम्मेलन में। और ये देखिए, इससे पहला जो G20 सम्मेलन था इंडोनेशिया में, अभी 2023 जो हमारे देश भारत में हुआ, और अगला ब्राज़ील में हुआ। ये देखिए सारे दोस्तों के राष्ट्राध्यक्षों की इमेज आप देख सकते हैं। अब G20 देश को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हमारा देश ग्रुप 2 में है। आप देख सकते हैं हर ग्रुप में 4 कंट्रीज हैं। सिर्फ ग्रुप 3 में 3 कंट्रीज हैं, क्योंकि एक जो है आप समझ सकते हैं यूरोपियन यूनियन है, वो कंट्रीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं दिया गया। बाकी सभी 5 ग्रुप में 4-4 कंट्रीज हैं। और ये देख सकते हैं कि कब से कब तक किस देश ने अध्यक्षता की। पहला वाशिंगटन DC में हुआ था और यूनाइटेड स्टेट ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम किया, फिर यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरबिया, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। 9 से 10 सितंबर 2023 इंडिया में संपन्न हुआ है। और ये देखिए G20 कार्यशैली कैसे काम करता है। तो इसमें 2 ट्रैक्स होते हैं, बिग ट्रैक और शेरपा ट्रैक। बिग ट्रैक क्या करता है, वित्तीय मामलों पर चर्चा करता है, और शेरपा ट्रैक जो होता है बाकी अन्य मामलों पर चर्चा करता है। राजनीतिक मुद्दा हो गया, या फिर एग्रीकल्चर का हो गया, या ऊर्जा के मामले हो गई, बहुत सारे मामले हैं। तो शेरपा कौन होता है? शेरपा जो होता है हर देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। तो देखिए अभी शेरपा कौन है भारत के, देख सकते हैं हमारे G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत जी, पूर्व नीति आयोग के CEO भी हैं, रह चुके हैं। और ये देख सकते हैं प्रगति मैदान में बना हुआ G20 के लिए। देखिए कुछ मुद्दे जो थे G23 के, क्लाइमेट चेंजेस, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट एंड रसिया यूक्रेन वार जो मुख्य मुद्दा था, इस पे भी चर्चा हुई और सभी देशों की सहमति के साथ ही बेहतर समाधान निकल पाया। तो चलिए आज तक के इतना ही G20 सम्मेलन के ऊपर। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, G20 का मुख्यालय कहाँ है? आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना सर्च करने के बाद। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, बाय बाय।